नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट सुधर कर 22,650 के करीब आया। रिलायंस, हिंडाल्को, कोल इंडिया और ओएनजीसी ने दिया सहारा, करीब 1200 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी कर रहा है अंडर परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में सुधार। इंडिया विक्स 6% उछलकर 28 के पार। आरबीआई के नेट डॉलर रूपी ओपन पोजीशंस पर $10 मिलियन के कैप से रुपए में जोरदार रिकवरी। $1 का भाव करीब ₹1 मजबूत होकर ₹93.80 के करीब पहुंचा। पीएसयू और प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा कमजोरी। दोनों इंडेक्स 2 से 2.5% फिसले। साथ ही फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट शेयरों में भी गिरावट। लेकिन मेटल, तेल, गैस और सरकारी कंपनियों में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। क्रूड में उछाल के चलते हुए इसी में मजबूती कायम, साथ ही बीएल में खरीदारी कायम। लेकिन एसबीआई करीब 2% कमजोर। वहीं कमजोर चार्ट से स्विगी, बजाज फिनसर्व, मैक्स फाइनेंशियल्स और बीएलडब्ल्यू फिसले। और बहरीन के एल्यूमिनियम प्लांट पर अटैक से नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता में तेजी। तीनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। बहरीन के एल्यूमिनियम प्लांट पर हमले से ग्लोबल सप्लाई पर बढ़ सकता है प्रेशर। ओके, चलिए सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो एक हेडलाइन गलत लिखी गई। 10 मिलियन नहीं है, वो $100 मिलियन है, तो उसके लिए मेरी तरफ से माफ़ी। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा मार्केट पर नज़र डालते हैं। निफ्टी में 10 के दमदार ट्रेड्स में पहले तो बताया था हमारे साथ वीडियो में साथ रहेंगे रचना वैद्य और आशीष बहेती। पिछले शो से इस शो में अमित सेठ और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। कमाई वाले सेक्टर्स और शेयर्स पर बात करेंगे हम दिलीप भट्ट से, और टेक्निकल्स पर बात करेंगे केडानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया से, क्योंकि कल छुट्टी है तो आज उनसे बात होगी। लेकिन एक नज़र मार्केट पर, और निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे। रिकवरी आ रही थी लेकिन रिकवरी थोड़ी सी फेल होती दिखाई दे रही। हालांकि अभी भी डीलों से ऊपर हैं। 22,470 का डीलो था। और बैंक निफ्टी प्रेशर में। बैंक निफ्टी 51,100 पर। इंट्राडे में हमने 51,000 तोड़ दिया था। 2.25% के करीब नीचे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% नीचे। एडवांस डिक्लाइन खराब है, करीब 1:3 का। पहले कुछ तेज़ी वाले स्टॉक्स बताता हूँ क्योंकि उनकी लिस्ट कम है। नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता। ये एल्यूमिनियम प्राइसेस का एक इम्पैक्ट इन तीनों स्टॉक्स पर आपको देखने को मिल रहा है। नाल्को 6%, हिंडाल्को 5% और वेदांता 4.5% ऊपर है। इसके अलावा कोल इंडिया, सेल, पेट्रोनेट एलएनजी, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी रैली देखने को मिल रही है। लूजर्स लेकिन ज़्यादा बड़े हैं। सिंजीन, जिसका आज एफएनओ में लास्ट डे है, 4.5% नीचे है। एयू बैंक 3.5%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओरेकल, एलएनटी फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अशोक लेलैंड, काफ़ी स्टॉक्स हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पर आज आपको गिरावट दिख रही है। एक और रिकवरी की कोशिश कर रहा है मार्केट अब। लेट्स वेट एंड सी कि ये सस्टेन करेगा या नहीं। वीरू ओके, ये था अब तक का। अगर आप देखें छोटा सा, अगर आप देखें बाजार का हाल जो आपने समझा, सुना अभी। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रचना वैद्य, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सौमिल मेहता और अमित सेठ। सभी को आपको नमस्कार और गुड मॉर्निंग। सौमिल, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे 2 ट्रेड्स ऑन द सेल साइड हैं। पहला स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग में बहुत समय से, लास्ट 2-3 हफ्तों से एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है और यहाँ से मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस है 795 और टारगेट रहेगा 730 नीचे में। दूसरा स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम में भी वेरी सिमिलर एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। लास्ट एक हफ्ते से कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में एवरेजेस पे रेजिस्टेंस लेके फिर से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो पेटीएम में मेरे टारगेट्स नीचे में 910 पर है और स्टॉप लॉस ऊपर में लगाना है 1035। ओके, पेटीएम आपका सेल कॉल। चलते हैं अब अमित जी के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, दोनों ट्रेड्स शॉर्ट साइड में रहेंगे। पहला शॉर्ट रहेगा अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड में हम डेली चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और आज के सत्र में वीरेंद्र जी यहाँ पे 200 डेमा भी ब्रेक हुआ है, तो ओवरऑल यहाँ पे अशोक लेलैंड में प्रेशर है। फ्यूचर्स में लगभग इसका प्राइस है 160 रुपीज का, तो इसे शॉर्ट करना है। टारगेट्स हमारे रहेंगे 152 के और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 164 रुपीज का।
दूसरा स्टॉक जो वीरेंद्र जी वीक लग रहा है दैट इज सीमेंस। सीमेंस भी 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें जो एक कंसोलिडेशन चल रहा था वो डाउनवर्ड साइड में रिजॉल्व हुआ है। लगभग 3003 का प्राइस है फ्यूचर्स में। शॉर्ट करें 3045 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2920 के। ओके, सिमंस आपका सेल कॉल है। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, आप दो ट्रेड्स क्या पिक कर रही हैं? मेरे दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेंगे। जो भी पुल बैक आया था वो रिलायंस स्पॉन्सर्ड था। अगर रिलायंस स्लो हो जाएगा तो ये रैली जो भी पुल बैक है उसका सस्टेन होना मुश्किल है। एशियन पेंट्स को शॉर्ट करेंगे और दूसरा सिप्ला को शॉर्ट करेंगे। तो पहले एशियन पेंट्स की बात करते हैं। अप्रैल फ्यूचर्स में इसमें एसएल होगा 2220 पे। एज अ डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। एंड डाउन साइड में इसमें हमारे टारगेट रहेंगे 2140 तक के और 50 तक के। और इसके लिए आपको शायद डिलीवरी भी लेना पड़ सकता है। और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी सिप्ला, जिसको अगेन हम शॉर्ट करेंगे। फिलहाल वो अपस्विंग देने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये कोशिश जो है थोड़े टाइम में फेल होनी चाहिए। 12 इसमें हम एसएल लगाएंगे। अप्रैल का फ्यूचर्स लेंगे अगेन इसमें। और अप्रैल के फ्यूचर्स के हिसाब से इसमें हम एसएल लगाएंगे करीब करीब 1235 पे। 1235 पे ऐसे लगा के शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को फॉर अ टारगेट ऑफ 1210 एंड 1200। ओके, अब आशीष बहेती के पास चलते हैं। आशीष जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी अनु जी, पहली ट्रेड रहेगी कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। खुलने के बाद से इसमें स्ट्रेंथ बरकरार है और हमें लग रहा है कि अभी भी अच्छा मोमेंटम में है ये स्टॉक। 450 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 470 और 480 तक के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेगा, वो इंटरग्लोब एविएशन में बिग वाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है वीकनेस बढ़ते हुए देखने मिल रही है और खुलने के बाद से ही इसमें वीकनेस बनी हुई है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 4120 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 3950 तक के लेवल्स देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पेडिग्री एडवाइजर के फाउंडर दिलीप भट्ट जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। दिलीप जी, बताइए क्या करें इस मार्केट में, क्योंकि पेन है और काफ़ी पेन है। Good morning, Anuji. I think very rightly said, there is a pain, there is a deep pain, there is a big scar in the market and it is across. इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थोड़ा जा हमारा मार्केट जिस तरह से जो निफ्टी है और जिस तरह से सम ऑफ द लीडर्स हैं, ये थोड़ा शायद ईरान को रिजेंबल कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स हैव बीन एलिमिनेटेड और टेकन आउट and Nifty is literally struggling with all the good stocks also struggling at the moment. मैं ये मानूंगा कि शायद कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और टेम्पटिंग लग रहा है, थोड़ा गेस वर्क भी नहीं करना चाहिए अभी कि ये कब लड़ाई कब बंद होगी। ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा बहुत वेट करे, थोड़ा बहुत और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद ही काम करे। और जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन में भी थोड़ा बहुत हिट हो गया है, यहाँ से एक अनुचित एक बहुत डिफिकल्ट चीज वो हो रहा है कि ये पता नहीं चल रहा है कौन किधर इंपैक्ट हो रहा है और कितना इंपैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एप्रीहेंशन ऑल थ्रू आउट रहेगा। और अगर कुछ करना भी है इस मार्केट में तो इंस्टेड ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक मैं कहूँगा थोड़ा बहुत निफ्टी 50 में ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत इंडेक्स में, थोड़ा बहुत मिड कैप इंडेक्स में ध्यान देना चाहिए। बट स्टॉक स्पेसिफिक में थोड़ा बहुत रिस्क बहुत ज्यादा रहता है unless and until one has some definite information on that. दिलीप सर, अभी हाइडिंग पॉकेट्स क्या नज़र आ रही हैं आपको? आई मीन अगर थोड़ा सा प्लेसमेंट करना भी हो लिक्विडिटी का, प्रिफर्ड स्पेस क्या है आपके? अगर आप देखें तो इस वक्त पावर एक थीम रही है जो कि स्टेबल रही है इस कोलैप्स के अगेंस्ट। लुक एट एनटीपीसी, कोल इंडिया, देन वी हैव क्लास ऑफ ऑल हॉस्पिटल स्टॉक्स, फार्मा। कुछ हाइडिंग प्लेस हैं आपके अनुसार जहां पे आपको थोड़ा सा डाउन साइड सिक्योर है, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो कहां पर है या फिर उसकी पॉसिबिलिटी कहां पर है? गुड क्वेश्चन। लेकिन ये जैसे मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि चैलेंज बहुत जबरदस्त है अभी टू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्टर में अगर इम्पैक्ट आता है तो कितना इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। और खास करके हम देखें कि some of the companies have been hit either on the raw material front or on the supply front or on the operational front. कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इम्पैक्ट हो गया है।
बट फिर भी जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं समझूंगा कि फार्मा में जरूर ध्यान देना चाहिए विदाउट एनी डाउट। थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स सेगमेंट बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम टूब्रो को मैं मानूंगा कि ये स्टॉक में जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये भी समझूंगा कि सर्टेन सेलेक्ट बैंक्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर should be on the radar, जैसे एनबीएफसी भी होंगे तो मैं समझूंगा थोड़ा बहुत मिक्स लेके काम करना चाहिए। और अगर हम एकदम डोमेस्टिक को देखें तो मुझे लगता है समथिंग लाइक दिस समर इज गोइंग टू बी प्रीटी हॉट, तो समथिंग लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार, आई थिंक वर्लपूल, इन सब पे ध्यान जरूर देना चाहिए जो बहुत बिक चुके हैं और जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया पिछले 2-3 सालों में। अच्छा, बिल्कुल। ये दिलीप जी, आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय, खासतौर से लार्ज कैप आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस इन पर्टिकुलर, क्या इन लेवल्स पर ऐड कर रहे हैं आप या अवॉइड करेंगे? नहीं, मैं अवॉइड नहीं करूंगा। मुझे लगता है जिस तरह से रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स, और इसको जरूर भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक ऑन द मैक्रो फ्रंट काफी सारे जो न्यूज़ है, इट इज नोन, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, और वो काफी सारे प्राइस में इम्पैक्ट कर चुके हैं, वेदर इट इज एआई, वेदर इट इज द वॉल्यूम ग्रोथ। आई थिंक ये सब में काफी चर्चा हो चुकी है एंड इट इज प्राइस्ड इन। लेकिन जिस तरह से रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, इनको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। So as a defense portfolio which gives a resilience to your portfolio, तो एक आईटी को जरूर देखना चाहिए। ओके, आईटी पे अगर आप देखिए कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका इस बाजार की परिस्थिति में। अच्छा सर, ये डिफेंस में अगर कुछ ऐड करना हो विद, आई मीन इस बात का स्कोप देखते हुए, आई मीन इस बात के पोटेंशियल है कि हम फर्दर यहाँ से 10-15% लूज कर दें, बट जिस एनवायरनमेंट में हैं आप और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इक्वेशन काउंसिल ने अगर आप देखें एक बड़ा खरीद कार्यक्रम, आई मीन ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन से ऊपर का रखा है, एंड स्पेशली इसके मद्देनज़र डिफेंस में आपका सबसे कन्विक्शन वाला आइडिया क्या होगा? आई मीन बीएल, एचएएल, या फिर आप निजी अगर आप देखें जो ड्रोन कंपनियां हैं निर्माण क्षेत्र में, उन पर फोकस कर रहे हैं आप? 2-3 चीजें यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जो वॉर प्ले आउट हो रहा है ईरान में, ये बात बहुत क्लियर है कि द ट्रेडिशनल वॉरफेयर विच, जहाँ पर एक फाइटर जेट्स होते हैं, जहाँ पर बॉम्ब्स होते हैं, आई थिंक द मिसाइल्स होते हैं, ये सब एकदम मैं मानूंगा कि ये वॉर एक बता चुका है कि द कन्वेंशनल वॉरफेयर में से द आर्किटेक्चर है शिफ्टेड, और ये शिफ्ट किस तरह से हमारे डिफेंस कंपनीज में रिफ्लेक्ट होगा वो मुझे लगता है एक चैलेंज होगा। आई मीन अनलेस एंड अनटिल यू एक अगर जो नॉन कंपनीज है बीएल, एचएएल, उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं वैसे नहीं करूंगा। मैं ये मानूंगा कि अभी जिस तरह से जो वॉर हो गया है, whether our defense companies are ready for the new warfare, for the new way to play the war, और whether उनको इतने ऐसे ऑर्डर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कॉस्ट इकोनॉमिक्स। और एक फैक्ट जरूर है, अगर हम आपने सबका बैलेंस शीट देखा होगा तो शायद ये वर्किंग कैपिटल साइकिल इज समथिंग व्हिच इज वेरी चैलेंजिंग, और ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि डिफेंस स्टॉक्स चीप है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा डिफेंस स्टॉक्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप जी, और अपना व्यू रखने के लिए। अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी बिग एंड बोल्ड कॉल क्या है इस समय। एक डिस्क्लेमर उनका फ्लैश कर दीजिएगा जरा स्क्रीन पर, क्योंकि कोई भी स्टॉक पर बात होगी तो उसके लिए ये डिस्क्लेमर मैंडेटरी है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आज आरबीआई ने बड़ा स्टेप लिया और रुपये में एक अच्छी खासी रिकवरी आई, लेकिन मार्केट में समहाउ अभी भी वो कन्विक्शन मिसिंग है। हायर और इवन डॉलर रुपये में भी 93.59 के बाद हम वापस 94 पर आ गए। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट की वीकनेस को? क्या और लोज बाकी हैं अभी निफ्टी में? 3 बातें हैं इसमें। आपने निफ्टी के बारे में बात की और वीकनेस है कि उस पर बात की, और आरबीआई की यूएस डॉलर पर। तो देखिए, आज का दिन ऐसा खास दिन है जब वो राजकुमार जो फिल्म एक्टर होते थे, उनका एक डायलॉग है पुराना कि हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। रुपी डॉलर पूरे देश के लिए
और स्टॉक मार्केट के लिए इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। समहाउ आपका इंटरव्यू स्टार्ट होते साथ साथ ये मेरे स्क्रीन पे से थोड़ा माउस परेशान कर रहा है, तो मैं स्क्रीन को शेयर तो करें पर देखते हैं इसको कितना जूम कर पाते हैं। तो रुपी डॉलर में ये जो लास्ट की चाल आई है 90 से 95 की, यहाँ पे एक टर्मिनल ट्रायंगल बना है और 84 से लेकर के भी जो चाल है वो भी एक लार्जर ट्रायंगल है और आज ये छोटा वाला ट्रायंगल टूट गया। तो देखिए आरबीआई का ये जो कदम है जिसके ऊपर लेके लोग आरबीआई को संशय की दृष्टि से देख रहे हैं, बैंकों के साथ अन्याय हो गया, ये सारा गणित गलत है बिल्कुल। कॉमन सेंस से ज्यादा बड़ा कोई सेंस नहीं होता है। सारे बैंकों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जिन्होंने जिन्होंने रूपी को शॉर्ट किया है। 84 से 95 की यात्रा में अगर एवरेज 89-90 का भी अगर शॉर्ट है तो आरबीआई ने यही बोला है ना, आप अपनी ऑनशोर बुक्स पे 100 मिलियन से ज्यादा का रुपी शॉर्ट नहीं रख सकते, 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का। ऑफशोर नॉन डेरिवेबल फॉरवर्ड्स मार्केट अवेलेबल है, आरबीआई खुद वहां ज्यादा एक्टिव हो गया है। और इस तरीके से अगर ये ऐसे मौके पे जब ये चार्ट इस तरह की बिल्कुल परिपक्व है और साथ में हम पिछले 2 सप्ताह से बात कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में रुख बदल चुका है, 10 से 12-13% तक की वहां स्लाइड स्टार्ट होगी, तो वो आज शाम से कल से किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाए, तो इनडायरेक्टली आरबीआई ने पता है क्या किया अनुज, जैसे कोई कुंभकर्णी निद्रा में सो जाए और खर्राटे भरे जा रहा है, तो आप उस आदमी को कैसे हैंडल करोगे अगर आपको दुर्भाग्य से उसी कमरे में सोना पड़ा जहां कोई और खर्राटे ले रहा है? आप उसको हल्का सा हिला दोगे, चेता दोगे कि भाई खर्राटे मत ले। तो सारे बैंक्स जो बिल्कुल रुपी शॉर्ट करके खर्राटे भर रहे थे, सबके घर में रिकॉर्ड मुनाफा बुक हो जाएगा लोकल बैलेंस शीट पे। तो जो बैंक निफ्टी पे भी अगर हमारी एक टेपिड आउटलुक है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं करेगा आने वाले 2-3 साल में, तब भी एक बार तो नया हाई बैंक निफ्टी भी मार दे 62,000 तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रुपी डॉलर की एक खास विशेषता है, देखो अनुज, स्टॉक मार्केट में चाहे 70-80 साल में सेंसेक्स मान लो, अगर आजादी के टाइम पे सेंसेक्स 10 रही होगी तो आज 80,000 है, और रुपया डॉलर 1 था तो आज 95 हो गया। तो लॉन्ग रन में रुपया डॉलर और शेयर बाजार दोनों बढ़ रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है। तो जब जब रुपया टेम्पररली मजबूत होता है 3, 5 या 8 महीने के लिए, वो एक खास टाइम का पॉकेट होता है जब स्टॉक मार्केट की 70 से 75% पॉजिटिव रिटर्न्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो ये जो 18 से 20 महीने से सारे लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं, कंप्लीट डिसबिलीफ का एटमॉस्फेयर है। सारे ग्लोबल मार्केट्स की भी इंडिसेस को आज सवेरे सवेरे हमने चेक किया और सब जगह पैंडेमोनियम लो बन रहा है। इस वक्त सारे संसार की आप इंडिसेस को उठा के देख लो, सारी लाल में है। एशियन मार्केट्स 3% डाउन है। शाम तक अगर ये कलर चेंज हो गया बिल्कुल और एक तरफा ट्रेंड वापस शुरू हो गया, हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टियां भी है, तो यहाँ नया लो कोई 150 पॉइंट का निफ्टी का आ जाए, इसलिए यहाँ शॉर्ट नहीं करना है। हमने बहुत कठोर शब्दों में अपने सारे क्लाइंट्स के साथ लास्ट 2-3 दिन में जो भी हमारी रिसर्च को डिस्कस किया है, चार्ट्स को डिस्कस किया है, कि हम शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ। और जैसे जैसे एक एक इंडिविजुअल स्टॉक में बाई का सिग्नल आते जाएगा, जो किसी भी टाइम फ्लरी ऑफ बाई सिग्नल्स आ सकती है, हमेशा ही तो होता है। सवेरे सवेरे का सूरज उगने के पहले ही तो, जस्ट पहले ही तो रात सबसे ज्यादा काली और अंधेरी होती है। तो वो कंप्लीट डार्क फियर जो चारों तरफ फैल गया है और सारी चार्ट्स बिल्कुल उस फियर के खिलाफ पोजिशनड है, तो हम इस भेड़ चाल में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे जैसे सिग्नल्स आते जाएंगे, आईटी के स्टॉक्स सबसे पहले भागेंगे, वो मैं 2 मिनट बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आईटी के स्टॉक्स, एफएमसीजी, और अगर आप थीमेटिक स्टॉक्स पे चलो तो जो इंडेक्स की इस वक्त हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, अडानी के दोनों ट्विंस रिलायंस जियो, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, ये सारे स्टॉक्स अपने डीप करेक्शन कर चुके हैं। सिप्ला जैसा स्टॉक भी जो एक्सट्रीम डीप करेक्शन कर चुका है। सारे स्टॉक्स में हमारे यहाँ पे पहले से डीप रिसर्च एग्जिस्ट करती है। हम किसी भी टीवी चैनल पर जाते हैं तो सिर्फ अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं और इन सब में बाई कॉल्स आने के पेंडिंग पॉइंट्स पर हमें किसी भी टाइम में ट्रिगर होंगे। आईटी स्टॉक्स में इनफैक्ट 4-5 दिन पहले का जो लो बन गया, आज हम उस लो से ऊपर है। इस पैंडेमोनियम में भी आईटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं करें, ये ग्रेव स्ट्रेंथ का साइन है। तो चाहे वो बजाज ट्विंस हो, उनमें भी 20-25% तक की रैली बन सकती है। ये बात हमारी पिछले मंगलवार को हो गई, बाई सिग्नल अभी तक नहीं इरप्ट हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड अनुज, इंडेक्स में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लगता है कि शायद न्यू हाई तक न जाए, वो भी अगर एक यहाँ से सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट दे दे और मारुति न्यू हाई में भाग जाए, तो जो हमने 2 सप्ताह पहले आपसे निफ्टी 50 स्टॉक्स का रिलेटिव स्प्रेड डिस्कस किया था, अब अगर भारतीय एयरटेल में इंडेक्स रीबैलेंसिंग पे गोरे की बड़ी बाइंग आ जाएगी, वो एक जस्टिफिकेशन मिल गया। चार्ट तो पहले से कह रही है कि जब बाजार घूमेगा सबसे पहले भारतीय भागेगा। तो हमारे किसी भी स्टॉक रिसर्च पे कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो हमने कभी बाई
टुडे सेल टुमारो वाले कांड किए, न इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं या करवाते हैं। सोबर 15 दिन कम से लेके 15 महीने 2 साल तक के व्यूज लेते हैं, और हम बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है टेबल पर कि किसी भी स्टॉक पे कोई भी एनालिसिस को भी बदला जाए। ओके, मीनवाइल रुपी में जो रिकवरी थी वो देखिए बिल्कुल सस्टेन नहीं हो रही है। 93.59 से ऑलमोस्ट 52 पैसे के करीब हम अब फिसल चुके हैं। तो सुशील जी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी नया हाई लगाएगा, निफ्टी आईटी पर भी आप बुलिश हैं? अगर रुपी में बॉटम बन गया तो फिर दो में से एक तो गलत होगा फिर। नहीं, देखिए, विरोधाभास कभी होते ही नहीं है संसार में। एन रैंड के एक फेमस नॉवेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, फाउंटेन हेड में, व्हेनेवर यू आर फेसिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन चेक योर प्रेमाइसेस यानी एजम्पशंस। तो बुद्धि को गलत दिशा में लोग लगा के धकेलते रहते हैं। अगर आईटी अपनी, ये बात बहुत बार हो चुकी है पिछले 15 साल में आपके चैनल पे, 3 महीने पहले भी हमने ये बात की थी, किसी भी आईटी कंपनी के सीएफओ को उसकी सैलरी या बोनस रुपी डॉलर पे सट्टा खेलने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। उसका काम है टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट हेजेस करना। तो अगर रुपया बढ़ गया या रुपया घट गया, उसके कारण रुपी बैलेंस शीट पे, रुपी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर करेंसी के कारण कोई करेंसी का ट्रांसलेशन गेन होना ही नहीं चाहिए आईटी कंपनी में, नहीं तो इनकी पी रेशियो 2 हो जाएगी। ट्रेडिंग का धंधा करेंगे तो पी रेशियो 2 हो जाएगी। 2 की पी रेशियो किसी की हुई नहीं है ना, क्योंकि कोई सा भी करेंसी की ट्रेडिंग करता नहीं है, हेज करते हैं। फिर करेंसी के मूवमेंट से आईटी कंपनीज का बिजनेस कैसे इंपैक्ट होता है? जब डॉलर कमजोर बढ़ता जा रहा था, रुपी घटता जा रहा था, आईटी कंपनियों की रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही थी। और स्टॉक मार्केट क्या है, पैनिक करके पहले आईटी के स्टॉक्स को बेच देता। आईटी के स्टॉक्स निफ्टी की साइकिल पे सबसे पहले घटते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये 20 साल से चल रही है साइकिल, जब तक चल रही है इसका आनंद लेंगे, हम इस पैटर्न को ट्रेड करते रहेंगे। तो कॉम्पिटिटिवनेस जब बढ़ जाएगी बिडिंग की, आज के 4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले $1 का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो बिड करते थे तो उनको 85 रुपया मिलता था। अब $1 का कॉन्ट्रैक्ट बिड करेंगे तो 95 रुपया मिलेगा। तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है बिडिंग की प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग प्रोसेस में। तो बिजनेस का फ्लो करेंसी के टूट जाने से ज्यादा सहूलियत हो जाती है। मार्जिन्स करेंसी के कारण चेंज नहीं होते। तो अब अगर ऑलरेडी आईटी कंपनियों ने ठूस के ऑर्डर्स भर लिए होंगे, तो वो फंडामेंटल एनालिस्ट का काम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर बुक स्कोर, अर्निंग्स को ट्रैक करना। तो जब फंडामेंटल बीटा इनके फेवर में आ जाता है, फंडामेंटल बीटा की मैं बात कर रहा हूं, और मार्केट का बीटा क्या है कि ये लीड करते हैं। तो जैसे ये डॉलर मजबूत होने लगेगा, देखिए एफआईआईस की सेलिंग के कारण डॉलर नहीं, रुपया नहीं टूटता है। एक इतने बड़े राष्ट्र के लिए जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो गया है, 3rd लार्जेस्ट भी हम हो जाएंगे शायद 8-10 महीने में, 12 महीने में। तो ऐसे में एफआईआईस की बाइंग और सेलिंग से क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ। एफआईआई की सेलिंग के कारण डॉलर टूट गया, रुपया टूट गया, ऐसा नहीं होता है। तो जब रुपया मजबूत होने लगता है, एफआईआईस को करेंसी हेजिंग का कंपल्शन नहीं रहता है और हमारे मार्केट में उनको ज्यादा मिठास नजर आती है। इसलिए स्क्यूड बीटा है, डिस्प्रपोर्शनेटली एसिमेट्रिक बीटा है। बढ़ते डॉलर, बढ़ते रुपए के सामने शेयर बाजार 1.8 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, आप अगर कोरिलेशन निकालो लास्ट 40 साल के डेटा का, 2 अलग अलग पीरियड्स में सेपरेट करो, बढ़ता बाजार और घटता बाजार, तो बढ़ती निफ्टी में 1.8 टाइम्स चेंज आ जाता है, करीब करीब 1.79 टू 1.8 टाइम्स कंपेयर टू द चेंज इन करेंसी। तो इसलिए फंडामेंटल बीटा के साथ साथ जो आईटी के स्टॉक्स की निफ्टी के साथ भी बीटा है, वो कंबाइंड होकर छद्म रचती है। और लोग पुराने निकले हुए सांप को लकीर समझ के पीटते रहते, लकीर को पीटते रहते सांप समझ के। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इसलिए आईटी की जो चार्ट जिस तरीके से पोजीशनड है और इस मार्केट वीकनेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये कोई तरह का मैनिपुलेशन नहीं, यही पढ़ाई लिखाई वाला काम है कि आईटी के स्टॉक्स सबसे पहले भागेंगे। और इस बार भी वही हो रहा है, क्योंकि इस बार एआई को लेकर इनको और ज्यादा कूट दिया गया। तो हम लॉन्ग टर्म कॉल कि टीसीएस 3 साल में डबल होगा कि नहीं, वो हम बाद में लेंगे 3-6 महीने बाद। पहले तो एक बार यहाँ से 25-30% तक टीसीएस, 30-35% तक विप्रो, 27-28% तक इन्फोसिस, और आपके एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा 40-45% बढ़ जाए, ऐसा व्यू हम पिछले 15 दिन से मेंटेन कर रहे हैं। और अब आईटी स्टॉक्स में बाई सिग्नल आ चुका है। बिल्कुल। देखिए सुशील जी, जो एक सुबह मेरे को भी एक रिस्क लग रहा था कि एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी डॉलर रुपये में, लेकिन इवेंचुअली एक वीक करेंसी है
और अब 94-19 पे तो ऑलरेडी आ गए हम, 93-50 पे खुलने के बाद, 93-59 पे खुलने के बाद, और अब वॉल्यूम्स ऑफशोर शिफ्ट हो जाएंगे। आप बैंकों को बोल सकते हैं कि अपनी ओपन पोजीशंस कट कर दीजिए, लेकिन अगर करेंसी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बियॉन्ड द पॉइंट? देखिए, हर चीज के ऊपर सवाल तो उठाना हर इंटेलिजेंट इंसान का धर्म है, पर इकोनॉमिक्स की किताब का जो आखिरी पन्ना है जो कभी छपा ही नहीं, और मैं कई बार आपको ये कह चुका हूं, लोग ये जो पूछते हैं ना अक्कल बड़ी की भैंस, और मेरा उत्तर ये रहता है कि सवाल गलत है। न अक्कल बड़ी न भैंस बड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 200 साल के सेंट्रल बैंकिंग के इतिहास में हर स्पेक्यूलेटर और इन्वेस्टर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, यू नेवर फाइट द सेंट्रल बैंकर। और इस बार सेंट्रल बैंकर को जो प्रश्नात्मक दृष्टि से लोग देख रहे हैं, वास्तव में वरदान साबित होगा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड मुनाफा एक तरफा डॉलर की तेजी के सट्टे पे करके जो इंडियन बैंक्स बैठे हैं, और इस डिसलोकेशन के कारण कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी लोकल मार्केट में और ऑफशोरिंग का काम सारे बैंक्स उस अनुपात में नहीं कर पाएंगे, तो सट्टे के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होगा कि रेगुलेटर या एक्सचेंज के दबाव के कारण लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया। तो मैं अपनी एनालिसिस को जिस तरीके से चार्ट को देखता हूं, उसको भी बदलने के कोई संजोग नहीं दिख रहे हैं। 95 के नीचे अगर आज हम बंद हो गए तो ये फर्म ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होगा, और जो भी आज का हाईएस्ट भाव छपा है उसको स्टॉप लॉस रखकर हमने अपने सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी सलाह दे दी कि आज का जो हाई छपा है या फ्राइडे का जो हाई छपा था, आप उसको स्टॉप लॉस पकड़ लो, और 95 के नीचे बंद होता है तो डॉलर की तेजी खत्म और रुपया आगे मजबूत होगा। और साथ में अनुज इसमें देखिए, क्रूड पर भी जो 102 का जो भाव आ गया और जो पेंडिमोनियम बना हुआ है, अगर मैं आपको एक क्रूड की चार्ट मेरे स्क्रीन से डिस्प्ले कर सकूं, और आप ये देखो, पीसीआर से मेरा अनुरोध है कि एक बार इस चार्ट को तो दिखाएं। मैं आवरली में जूम नहीं कर पा रहा, कुछ माउस में डिफिकल्टी है। आज का ये जो हाई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद यहां से ब्लैक लाइन में 73 तक कोलैप्स करेगा, फिर वापस एक बार 102 अगर आ गया तो आश्चर्य नहीं है, और उसके बाद हम 53 तक जाएंगे। और उस चार्ट की खूबसूरती देखिए, गोल्ड ने और सिल्वर ने ऑलरेडी ये ब्लैक लाइन वाला पाथ ट्रेस कर लिया। यहां ऑल टाइम हाई से गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी यहां तक 72 इक्विवेलेंट क्रूड तक आके, अगली चाल जो क्रूड में बनेगी 72 आके 103 वाली, उसको शुरू कर चुके हैं। तो क्रूड गोल्ड सिल्वर के पीछे चल रहा है, और ये कमोडिटीज की स्पेकुलेटिव साइकिल, लीड लैग इफेक्ट्स, स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस, चारों तरफ फियर बना दिया गया। ट्रंप ईरान का तेल ले लेगा, ट्रंप ये ले लेगा। एक तरफ तो ट्रंप 2 महीने पहले ऐसा था कि एवरीथिंग अबाउट हिम वाज अ जोक, ना उसको सारे लोग भगवान बना रहे, संसार है चलेगा। और भाव जो बनते हैं वो सारे लोगों के ट्रेडिंग के एक्सपोजर को मिलाकर एक कलेक्टिव विजडम, द विजडम ऑफ क्राउड्स है। तो अगर यहां से क्रूड भी बुरी तरह से एक बार टूटता है यहां से वापस, और अगर ये रुपया मजबूत होता है, तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इस वक्त मंदी का व्यापार ढूंढने वाले पछतावा करेंगे। वापस 27,000 की निफ्टी कोई अनहोनी बात नहीं है। आज सवेरे 7 बजे मैंने सारे वर्ल्ड मार्केट्स की एनालिसिस की, एक रिकॉर्डेड वीडियो अपने क्लाइंट्स के साथ साझा की। कोरिया जैसा मार्केट जिसपे हमें बहुत ज्यादा बेतहाशा मंदी लगती है, 15% का रिबाउंड वहां पे, 12-13% का निक्की पे, हांगसेंग और शंघाई कंपोसाइट न्यू हाई पे चले जाएं, डेक्स न्यू हाई पे चला जाए, इवन तेल अवीव 35 जो एपिसेंटर है वॉर का, वो इंडेक्स भी लग रही है कि एक बार न्यू हाई मारेगा। हम थोड़ा सा दबी जबान में नैस्डैक 8% और S&P 7% तक की एक बार अपेक्षा करते हैं, पर वो भी क्रॉसओवर हो गए तो नए हाई जा सकते हैं। तो देखिए, जो एक्सट्रीम फियर जब वर्ल्ड में बनता है ना, वो एक सेंटिमेंट का और मार्केट साइकिल का रीसेट होता है। और इस एक्सट्रीम फियर के बावजूद हम बस यहीं तक गिरे हैं। अगर आप इस बात को ध्यान करोगे तो जैसे जैसे बाई सिग्नल्स आएंगे, बुद्धि को सस्पेंड करके मार्केट के साथ चल पाना संभव हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम थोड़ा सा ग्लोबल और मैक्रो बात ही कर पाए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा भी अपनी चर्चा को हम लिमिटेड रखेंगे इस मार्केट में। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे फिर बात होगी। इस शो को यहीं समेट रहे हैं। मार्केट फिर डे लो की तरफ बढ़ रहा है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर आप देखें तो डॉलर रुपी। जी हाँ, कहाँ खुले हम और कहाँ आ गए। सीधा शुरू खुलते ही शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, लेकिन अब देखिए आप 94.28 पर हम आ चुके हैं। हम खुले थे 93.59 पर, और सिर्फ अब 53 पैसे की मजबूती रह गई है, जो शुरुआत में ₹1.22 की मजबूती थी। और निफ्टी भी 22,470 का लो। अब देखते हैं इसको वापस रीटेस्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी वापस 51,000 के नीचे और डे लो के काफ़ी करीब इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। शो को यहीं समेटेंगे। इसके बाद श्रेया आपके लिए लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन।